हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रिंग थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को परीक्षा में आने की 100% संभावना है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए भी आए और उसकी पूरी फुल गारंटी चाहिए, तो वो लोग मुझसे बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। देखिए, मार्केट वाला क्वेश्चन की मैं कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, बस जो भी उसका कॉस्ट रहता है वो मैं बताती हूँ और भेजती हूँ, बात खत्म। उसके बाद हम लोग कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मैं खुद से इस बार प्रिपेयर की हूँ। पेपर 5 का, पेपर 6 का, पेपर 7 का, पेपर 8 का, चारों पेपर का मैं प्रिपेयर की हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रिपेयर किया गया है और उसकी पूरी गारंटी दी जाएगी कि हाँ, आप लोगों की परीक्षा में अगर सिर्फ उतना कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर आप लोग वो टॉप 10 क्वेश्चन मेरा खुद का चाहते हैं, मैथ ऑनर्स का सिर्फ मैं बनाई हूँ, तो बिल्कुल मुझसे परचेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है तो उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को पेड बैच के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। देखिए, ऐसे में तो फ्री में भी दे सकती थी, लेकिन कोई रीज़न है जिस वजह से मैं टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं खुद से बनाई हूँ ना, उसका चार्ज लूँगी। ऐसे मैं आप लोग को यूट्यूब पे बहुत कुछ बताई हुई हूँ, नहीं भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, क्या है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। आप लोगों को क्या प्रूव करना है? चलिए, हम लोग क्या प्रूव कर रहे थे? हम लोग प्रूव कर रहे थे कि जो भी हम लोग का फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होता है ना, वो फील्ड होता है। तो हम लोग मान लिए डी प्लस डॉट जो है हम लोग का एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। अगर हम लोग का डी एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो हम लोग का इंटीग्रल डोमेन का क्या कंडीशन होता है? इंटीग्रल डोमेन का कंडीशन होता है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा और इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं डी बराबर हम लोग का A1 से A1 A2 A3 इस तरीके से AN तक एलिमेंट है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है? हम लोग को प्रूफ करना है डी जो है वो फील्ड है। तो बस हम लोग को सिर्फ दिखाना होगा कि डी के पास जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन डी। मतलब डी में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना, सभी का एक ना एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, किसी ए जो है ना, ए वो बिलोंग कर रहा है डी से, इंटीग्रल डोमेन से। इंटीग्रल डोमेन का एक एलिमेंट है ए, और जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग एक सेट कंसीडर करते हैं डी एक्स क्या या फिर डी स्टार। हम लोग एक सेट कंसीडर करते हैं डी स्टार, जो एक किसके बराबर है? ए इंटू एक्स के बराबर है। फॉर ऑल डैट एक्स बिलोंग, फॉर ऑल एक्स जो है ना, एक्स वो बिलोंग फॉर ऑल ए जो है ए बिलोंग कर रहा है डी से, और एक्स जो है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। और वाई इक्वल टू, वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है? तो वाई बिलोंग कर रहा है डी स्टार से, जहाँ की वाई जो है आप लोगों का जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या किए? हम लोग एक डी स्टार सेट को कंसीडर किया जो कि ए इंटू एक्स के बराबर है। तो हम लोग का क्या है? अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए एक्स और ए वाई आपस में बराबर है, क्या मान लेते हैं? ए एक्स और ए वाई आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों का ए एक्स माइनस ए वाई जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर ए इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है आप लोगों का, तो या तो ए को जीरो होना होगा, या तो एक्स माइनस वाई को जीरो होना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना, डी के पास जो है ना जीरो डिवाइजर नहीं होता है, और हम लोग पहले ही मान के चले कि ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तो एक्स माइनस वाई को जीरो होना होगा, मतलब एक्स बराबर वाई है। मतलब एक्स बराबर वाई है। यहाँ से क्या समझ में आया? एक्स बराबर वाई है, मतलब समझ में आया कि डी स्टार जो है वो कंटेनिंग ऑल डिस्टिंक्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ डी। मतलब समझ में आया कि डी स्टार जो है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है, डी कंटेनिंग ऑल डिस्टिंक्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो डी स्टार में जो भी एलिमेंट बने हैं सभी के सभी डिस्टिंक्ट है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग डी स्टार जो है ना, डी स्टार में कितने कौन कौन से एलिमेंट है डी स्टार में? वो सभी एलिमेंट है जीरो को छोड़ के। तो डी स्टार जो है वो डी माइनस जीरो के बराबर है। और डी जो है आप लोग का एक रिंग है। डी क्या है आप लोग का? रिंग है रिंग विथ यूनिटी है, क्योंकि डी आप लोग का इंटीग्रल डोमेन है, और जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होता है। ठीक है, तो डी अगर रिंग है तो इसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वन बिलोंग कर रहा होगा डी स्टार से। यहाँ से क्या समझ में आया? वन बिलोंग कर रहा होगा डी में, और वन बिलोंग कर रहा होगा किसमें? डी स्टार में भी। क्यों? क्योंकि डी स्टार जो है वो किसके बराबर है? डी माइनस जीरो के, बस जीरो वाला एलिमेंट नहीं लेना है, बाकी डी स्टार डी आपस में बराबर ही है। तो यहाँ से क्या आ गया? वन बराबर डी स्टार किसके बराबर है? ए एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग का एक्स बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से हम लोग का एक्स इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। मतलब क्या आया? मतलब हम लोग का जो भी एलिमेंट है डी, मतलब देन ईच एलिमेंट ऑफ डी हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से डी जो है हम लोगों का एक फील्ड है। समझ में आया? अगर आप लोगों को प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, तो क्या कीजिएगा? आप लोग एक डी मान लीजिएगा, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन डी प्लस डॉट डी कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए
finite integral domain. If D is an integral domain, then D is a commutative ring with unity. That means it satisfy all the condition. और कंडीशन का सारा नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए। फिर हम लोग को नाउ वी हैव टू शो दैट D is a field. Then we have to only prove that क्या D has a multiplicative inverse, ठीक है, D has a multiplicative inverse for all नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी। फिर डी इक्वल टू मान लीजिएगा एलिमेंट A1 A2 A3 इस तरीके से AN तक मान लीजिएगा। फिर लेट अस कंसीडर अ सेट डी स्टार इक्वल टू क्या मान लीजिएगा AX मान लीजिएगा, और यहाँ से AX बराबर AY कीजिएगा, और यहाँ से AX माइनस AY इक्वल टू 0 ये कॉमन लीजिएगा। डी जो है हम लोगों का क्या है, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, तो दोनों में से किसी न किसी को एक को जीरो होना होगा, तो x माइनस वाई को जीरो करेंगे। डी को ए को तो पहले ही मान लिए है नॉन जीरो है, तो हम लोग का x बराबर वाई आ गया, मतलब क्या लिखेंगे डी हैज ऑल डिस्टिंक्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स। फिर हम लोग का क्या लिखेंगे, डी जो है रिंग है, तो रिंग है तो वन बिलोंग कर रहा होगा उसमें, वन बिलोंग्स टू डी, और वन स्टार बिलोंग्स वन बिलोंग्स टू डी स्टार भी हो जाएगा। फिर हम लोग का वन क्या लिखेंगे, वन इक्वल टू डी स्टार ए एक्स के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बराबर ए इनवर्स आ गया, मतलब जितने भी एलिमेंट है सभी के इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डी जो है हम लोग का फील्ड है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दी कि अगर कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा तो उसको हम लोग फील्ड कैसे प्रूव करेंगे। तो अगर कोई फाइनाइट इंटीग्रल है तो वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा और उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। अगर हम लोगों को ये फील्ड दिखाना है तो हम लोग को बस एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना होगा कि इसमें जो है ना हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये दिखाना है तो हम लोग सबसे पहले एक नया सेट कंसीडर करेंगे डी स्टार, ठीक है, जिसमें हम लोग का एलिमेंट होगा ए इंटू एक्स, और हम लोग क्या करेंगे ए इंटू एक्स एलिमेंट होगा डी स्टार में, हम लोग क्या करेंगे ए एक्स और ए वाई को आपस में बराबर लेंगे और ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे और एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर हम लोगों का डी जो है एक इंटीग्रल डोमेन है, मतलब इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा। अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो दोनों में से एक न एक को हम लोगों को जीरो के बराबर लेना होगा, और हम लोग पहले ही मान लेंगे ए जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम लोगों को एक्स माइनस वाई को ही जीरो होना होगा, तो एक्स और वाई आपस में बराबर आएगा। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ना डी में सभी के सभी डिस्टिंक्ट होंगे। और अब हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग का जो डी है ना वो हम लोग का क्या है, एक रिंग भी है, ठीक है, तो रिंग है तो इसमें वन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यूनिटी एलिमेंट, तो वन अगर बिलोंग करेगा डी में तो वन स्टार भी बिलोंग करेगा डी में, ठीक है। अगर वन स्टार बिलोंग करेगा डी में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू ए एक्स लिख सकते हैं, तो ए एक्स बराबर वन आएगा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा, और हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये फील्ड है। ठीक है, तो यही सब है हम लोगों का। इसमें हम लोग का इसमें भी इसी तरीके से किया है, डी स्टार लिया है ए एक्स, ठीक है, ए एक्स और ए एक्स वन लिया है और एक्स टू, मतलब इसी तरीके से किया है जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ। चलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, डिफाइन स्क्यू फील्ड। देखिए स्क्यू फील्ड पूछे या डिवीजन रिंग, बात एक ही है। ये 2022 में पूछ लिया हुआ है, फिर भी हम लोग इसको करेंगे, ईजी है, करने में कोई घाटा नहीं है। फिर क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्यू फील्ड विच इज़ नॉट अ फील्ड। हम लोग को एक एग्जांपल देना है जो कि स्क्यू फील्ड तो है लेकिन वो फील्ड नहीं है। तो स्क्यू फील्ड के लिए क्या कंडीशन है वो देखिए। तो हम लोग एक रिंग ए रिंग आर इज सेट टू बी अ डिवीजन रिंग, मतलब स्क्यू रिंग स्क्यू फील्ड जो भी बोलिए बात बराबर ही है। तो एक आर रिंग को हम लोग स्क्यू फील्ड कब बोलेंगे, जब इसमें एक यूनिटी एलिमेंट एक यूनिटी एलिमेंट होगा और इसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है सभी के सभी हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा इसमें, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हम लोगों का स्क्यू फील्ड है। तो हम लोग को इसको दिखाना है, एक एग्जांपल देके कि स्क्यू फील्ड तो है लेकिन वो फील्ड नहीं है। अगर फील्ड नहीं है कहने का क्या मतलब है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो या फिर कोई भी और कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक सेट को कंसीडर कर लेते हैं, सेट एस कंसीडर लेते हैं, क्या लेते हैं, 2x2 का मैट्रिसेस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सेट एस कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक सेट एस कंसीडर करते हैं 2x2 मैट्रिसेस के, जो कि हम लोग का है ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी और माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी फॉर्म का, ठीक है, जहाँ ए बी सी डी आप लोगों का क्या है, आर्बिट्ररी रियल नंबर। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, एस जो है वो डिवीजन रिंग तो है लेकिन फील्ड नहीं है। तो चलिए पहले डिवीजन रिंग का हम लोगों का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो हम लोग एक ए और बी मान लेते हैं, वो बिलोंग कर रहा है इसमें, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है तो दोनों का हम लोग सम करेंगे तो वो भी हम लोग का इसमें बिलोंग करेगा। मतलब क्या बोलेंगे, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, ए प्लस बी भी करेगा और ए इंटू बी भी करेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे क्लोजर लॉ फॉर एडिशन एंड क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है। देखिए हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देना है। आप लोग एडिशन के लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ,
फिर मल्टीप्लिकेशन एक इसमें क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ दिखा दीजिएगा ना, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आप लोगों का हो जाएगा रिंग। तो ये यही सारा कंडीशन इसमें दिखाया है। जीरो एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग का यही सब जो भी एलिमेंट है वो दिखा दिया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों का अब हम लोग को दिखाना क्या है कि इसमें है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब इसका डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। और हम लोग जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इट फॉलोज दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एस हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एस जो है वो डिवीजन रिंग है। तो सबसे पहले हम लोग एक एस सेट लिए, क्या सेट लिए, ए 2x2 का मैट्रिक्स लिए, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग को दिखाएंगे क्या, किसी ये डिवीजन रिंग है। तो सारे कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करवाया है रिंग का, फिर उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाया है, मतलब इसमें यूनिटी एलिमेंट दिखाया है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखाया है। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि नाउ वी शैल शो दैट कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। तो ये फील्ड नहीं है, तो ये फील्ड नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो नाउ वी शैल शो दैट कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है ना वो आप लोगों का सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर देगा तो ये फील्ड नहीं होगा। तो हम लोग एक ए सेट ले लिए, एक बी सेट ले लिए, ठीक है। ए इंटू बी निकाले, फिर बी इंटू ए निकाले, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो बोलेंगे एस जो हम लोग का फील्ड नहीं है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना आप लोगों को, इतना आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, प्रूव दैट अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। आप लोगों को क्या दिखाना है कि जो हम लोग का फील्ड होता है ना उसके कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होते, तो हम लोग को समझना होगा कि प्रॉपर आइडियल क्या होता है। तो चलिए हम लोग को क्या दिखाना है कि हम लोग का कोई फील्ड है उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। प्रॉपर आइडियल नहीं है कहने का क्या मतलब है, इसमें इम्प्रॉपर आइडियल होगा, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर आइडियल नहीं रहता है मतलब बोला है क्या, किसी एक फील्ड मतलब कि एक दिखाना है कि हम लोगों को कोई फील्ड है ना उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। प्रॉपर आइडियल नहीं होता है मतलब होता है क्या है, तो इम्प्रॉपर आइडियल होता है। तो हम लोग एक आर फील्ड मान लेंगे और उसका आइडियल मान लेंगे आई, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक आई जो है वो आइडियल है फील्ड आर का। हम लोगों को प्रूव करना क्या है कि आर के पास नो प्रॉपर आइडियल, मतलब वी हैव टू प्रूव दैट आई हैज़ ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव दैट, तो हम लोग को अगर ये प्रूव करना है कि आई के पास इम्प्रॉपर आइडियल है तो हम लोग को दिखाना होगा आई इक्वल टू 0 होगा और आई इक्वल टू आर होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले क्या कि ये जो हम लोग का इफ़ 0 इज द सेट ऑफ ओनली 0 एलिमेंट, इफ़ 0 इज द सेट ऑफ ओनली 0 एलिमेंट, हम लोग मान लेते 0 क्या है, उसका 0 एलिमेंट का सेट है, तो आई बराबर 0 आ जाएगा, मतलब थ्योरम प्रूफ होता है। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि आई जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो उसमें क्या है, मतलब कोई ना कोई एक आई जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कोई इसमें दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मान लीजिए ए अगर बिलोंग कर रहा है आई में, ठीक है, ए जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है आई में, और आई जो है वो सबसेट है किसका, आई जो है वो सब रिंग है आर का सबसेट है मान लीजिए। तो ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए इन्वर्स बिलोंग करेगा किसमें, आर में। क्यों, क्योंकि आर जो हम लोग का एक फील्ड है और फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ए इन्वर्स बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। फिर हम लोग का ए बिलोंग कर रहा है आई में और ए इन्वर्स बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब क्या है, तो हम लोग का ए इंटू ए इन्वर्स बिलोंग करेगा, दोनों का बिलोंग करेगा आई में, तो ए इंटू ए इन्वर्स इसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। तो हम लोग ले लेते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है आर में और 1 बिलोंग कर रहा है आई में, तो इम्प्लाई क्या करें, 1 इंटू एक्स बिलोंग करेगा आई में, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है आर में, तो यही है 1 इंटू एक्स किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या आया, यहाँ से हम लोग को आया ये कि अगर हम लोग लेते हैं कि x बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाई कर रहा है क्या, x जो है ना वो बिलोंग कर रहा है आई में, मतलब यहाँ से समझ में आया आर जो है वो सबसेट है किसका, आई का है, मतलब आई जो है वो आइडियल है किसका है, आई जो है वो आइडियल है आर का, मतलब देयरफॉर आई इज़ द सबसेट ऑफ आर, मतलब फ्रॉम 1 and 2। और इक्वेशन 1 देखिए, पहला इक्वेशन बोला है क्या कि आर इज द सबसेट ऑफ आई है, सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है कि आई इज द सबसेट ऑफ आर है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग को क्या समझ में आया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से समझ में आया आई और आर आपस में बराबर है, और हम लोग को यही दिखाना होता है, मतलब दिस प्रूफ ऑफ फील्ड है आर हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, मतलब ये प्रूफ करता है कि आर के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था, इतना छोटा प्रूफ आप लोगों को कोई भी नहीं मिलने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट VBI देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, प्रूव डैट अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड, ठीक है। आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि प्रूव करना है जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है ना वो फील्ड होता है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हम लोग का जो होगा ना उसमें फील्ड होगा, कहने का मतलब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, अगर इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, क्या है, अगर इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है ना, तो आप लोगों का जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा ना, वो फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी सपोज दैट आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी सच दैट आर हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। तो हम लोग मान लेते हैं आर जो हम लोग का कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और आर के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट आर इज अ फील्ड। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, आर जो हम लोग का फील्ड है। तो फॉर दिस वी शैल शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। तो हम लोग को इसके लिए क्या दिखाना होगा, हम लोग को इसके लिए दिखाना होगा कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है आर के, सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आर में, ठीक है। तो मान लीजिए क्या ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, सच डेट ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो वी नो डेट आर ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का स्मॉल आर है, जहाँ आर बिलोंग करेगा आर से, इज एन आइडियल ऑफ आर। आर के आइडियल के लिए हम लोग को यही करना होगा, आर इंटू ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा। बट बाई एजम्पशन हम लोग क्या मानेंगे, आर ए जो है वो जीरो या आर हो सकता है, क्या हो जाएगा, बट बाई एजम्पशन हम लोग मानेंगे आर ए जो है वो किसके बराबर होता है, जीरो, या फिर वो आर के बराबर होता है। तो मान लीजिए वन बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब वन इंटू ए भी बिलोंग करेगा आर में, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है वन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन इंटू ए भी लिख सकते हैं। वन इंटू ए बिलोंग कर रहा है आर ए, मतलब कि कुछ नहीं है, वन बिलोंग कर रहा है आर में, तो दोनों में राइट में हम लोग क्या करेंगे, वो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ए बिलोंग करेगा आर ए में। तो यहाँ से क्या आ गया, वन इंटू ए होता है, तो ए बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब आर ए में ए बिलोंग कर रहा है, मतलब आर ए तो जीरो के बराबर तो नहीं है। तो आर ए किसके बराबर है, तो आर ए जो है वो आर के बराबर है। मतलब क्या वो हुआ, दस एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज अ मल्टीपल ऑफ ए बाई सम एलिमेंट ऑफ आर। मतलब जो आर में जितना भी एलिमेंट होगा ना वो एक एक मल्टीपल में आता है, ठीक है। इन पार्टिकुलर मान लेते हैं कि वन बिलोंग कर रहा है आर में, देन इट कैन बी रियलाइज्ड एज अ मल्टीपल ऑफ ए। तो लेट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट वन बराबर बी है। दिस शोज दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दैट मीन्स द इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट इन आर, हेंस इस नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड देयरफॉर आर इज अ फील्ड, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए आर को हम लोग फील्ड दिखा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेट आर इज अ फील्ड, मान लेते हैं क्या कि आर जो फील्ड है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देखिए इफ एंड ओनली इफ वाला केस आता है ना, तो हम लोग को दोनों तरफ से करना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आर को फील्ड मान लेंगे और हम लोग दिखाएंगे इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो अगेन लेट आर इज अ फील्ड, देन वी हैव टू प्रूव दैट आर हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। वी हैव टू प्रूव दैट आई हैज़ ओनली इम्प्रॉपर आइडियल, मतलब वी हैव टू प्रूव दैट आई इक्वल टू जीरो या आई इक्वल टू आर। मान लीजिए इफ जीरो इज द सेट, मतलब जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में किए थे ना वैसे ही है, मतलब इफ जीरो इज द सेट ऑफ ओनली जीरो एलिमेंट, ठीक है। अगर जीरो जो है सेट है ओनली जीरो एलिमेंट का, तो हम लोग का आई बराबर जीरो आ गया, मतलब थ्योरम प्रूव होता है। अगर आई जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो ए बिलोंग कर रहा है आई में, और आई जो है वो सबसेट है किसका, आर का। तो यहाँ से क्या आया, ए बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। ए जो बिलोंग कर रहा है वो आर में, अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है तो ए इन्वर्स भी आर में बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि आर जो हम लोग का फील्ड है। तो ए बिलोंग करेगा आई में और ए इन्वर्स बिलोंग करेगा आर में, मतलब ए इंटू ए इन्वर्स बिलोंग करेगा आई में, और ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, वन बिलोंग करेगा आई में। एनी एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और वन बिलोंग्स टू आई, तो वन इंटू एक्स बिलोंग्स टू आई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, एक्स बिलोंग कर रहा है आर में और एक्स बिलोंग कर रहा है आई में, मतलब आर जो है वो सबसेट है आई का। तो यहाँ से हम लोग क्या दिखाएंगे, और आई जो है वो आइडियल है आर का, मतलब अगर आई आइडियल होता है ना आर का, तो मतलब आई इज द सबसेट ऑफ आर होता है। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम लोग बोलेंगे आई और आर आपस में बराबर है, मतलब हम लोगों का आर के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सबरिंग। सबरिंग को डिफाइन करना है और डिफाइन कर और प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबरिंग ऑफ ए रिंग इज अ सबरिंग। मतलब हम लोग का सबरिंग को डेफिनेशन देना है और दोनों का इंटरसेक्शन भी हम लोग का सबरिंग होता है। तो चलिए डेफिनेशन क्या है, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग एंड लेट एस बी अ सबसेट, देन एस प्लस इज अ सबरिंग ऑफ आर प्लस डॉट। मतलब हम लोगों का कोई एक रिंग है आर प्लस डॉट, तो उसमें से हम लोग लेंगे एक सेट एस सबसेट लेंगे और इसको सबरिंग हम लोग बोलेंगे इसका कब, इफ एंड ओनली इफ एस प्लस डॉट इज अ रिंग। अगर हम लोग देखिए क्या कहते हैं, सबरिंग कब बोलेंगे, तो एकदम सिंपल सा कंडीशन है, कोई हम लोग का आर एक रिंग है तो एस अगर लेंगे उसमें का सबसेट, अगर एस जो है वो सबसेट है आर का और एस जो है वो रिंग के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये सबरिंग है। प्रूफ करना है तो मान लीजिए कि एस वन और एस टू जो है वो दो सबरिंग है आर का। एस वन तो हम लोग मान लेते हैं एस वन और एस टू दो सबरिंग है आर का, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एस इक्वल टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज अ सबरिंग ऑफ आर, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, मान लेते हैं हम लोग जीरो बिलोंग कर रहा है एस वन में और जीरो बिलोंग कर रहा है एस टू में, मतलब जीरो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एस वन और एस टू दोनों में बिलोंग कर रहा है। मतलब एस वन एंड एस टू है ना वो जीरो के बराबर, वो एस वन और एस टू नॉट इक्वल टू फाइव है, ठीक है। एस वन और एस टू नॉट इक्वल टू फाइव है, मतलब हम लोग मान लेते हैं क्या ए और बी बिलोंग कर रहा है एस वन इंटरसेक्शन एस टू में, देन ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एस वन इंटरसेक्शन एस टू में,
मतलब दोनों में है, तो ए भी S1 में भी बिलोंग कर रहा है और ए भी S2 में भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए और बी S1 में बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी भी बिलोंग कर रहा है S1 में, और ए इंटू बी भी बिलोंग कर रहा है S1 में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग का S1 और S2 सब रिंग है, ठीक है। S1 और S2 सब रिंग है, तो हम लोग का कंडीशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है S2 में और ए इंटू बी भी बिलोंग कर रहा है S2 में। तो ए माइनस बी हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग कर रहा है, और ए भी जो है वो बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 में। तो यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन निकलेगा कि ए बी S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो क्या है, सब रिंग है आर का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ ए सब रिंग ऑफ ए आर इज अ सब रिंग ऑफ आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक लेना है पोलिनोमियल ओवर एन आर्बिट्रेरी रिंग आर फॉर्म्स अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है, और ये क्वेश्चन आएगा तो फुल क्वेश्चन में आएगा। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसमें एक आप लोगों को पोलिनोमियल ले लेना है एफ एक्स। पोलिनोमियल कैसे लेते हैं, इसमें तो टर्म मतलब कि शॉर्टकट में लिया है, ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग। क्या करते हैं, A0 प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप लोग एक पोलिनोमियल ले लीजिएगा। और इनके जितने भी कंडीशन होते हैं ना, सारे कंडीशन को, एसोसिएटिव लॉ हो गया एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्लोजर लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ, जितने भी लॉ होते हैं ना, सारे के सारे लॉ को सेटिस्फाई करवा दीजिएगा और आप लोगों का काम बन जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, आप लोग का प्रूव दैट एनी रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, एक अलग वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया था, इसमें अच्छे से समझाया गया था, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन तो फिलहाल मुझे याद नहीं, उसी का है ये। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और अ प्राइम नंबर। क्या पहले तो आप लोग को बताना है कि रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और बताना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इंटीग्रल डोमेन का, वो तो या तो जीरो होगा या कोई प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग का लास्ट ही है, तो एक क्वेश्चन है तो कर ही लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए क्या लफड़ा रखे हम लोग का, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं एक ही वीडियो में बता दूंगी। आप लोग सिर्फ ये वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग का ग्रुप बी का काम हो जाएगा। और ग्रुप सी में आप लोग को बस किसी मेरा वीडियो या किसी भी का भी वीडियो से आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। मैं भी वीडियो बनाई हुई हूँ, और मेरा मन है तो मेरा देख लीजिए, नहीं तो किसी और का मन है तो किसी और का देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए। चलिए हम लोग अभी पेपर 6 के ग्रुप बी का VVI क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट एनी रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। तो सबसे पहला बात ये, अगर आप लोग के परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो फुल क्वेश्चन में आएगा, इसमें कोई बी नंबर करके नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट एनी रिंग विदाउट यूनिटी, मतलब कोई भी रिंग है जिसमें यूनिटी एलिमेंट नहीं है, कैन बी इम्बेडेड इन। इम्बेडेड मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, अगर कोई भी हम लोग का दिया हुआ ना कुछ भी क्वेश्चन, आप बोला ये इम्बेड कर रहा है, इसको इम्बेडेड है इसमें, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, बस दोनों दोनों मतलब कि लेना होता है दोनों को। जैसे एक रिंग लेंगे जो कि विदाउट यूनिटी होगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक रिंग लेंगे जो कि विदाउट यूनिटी होगा और एक रिंग लेंगे जो विथ यूनिटी होगा, और हम लोग दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, या मैपिंग बोलिए, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम लोग। और वो मैपिंग जो डिफाइन करेंगे ना, वो हम लोगों का 1-1 होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये दोनों आपस में इम्बेडेड है। तो हम लोग का इसमें क्या दिया गया है, प्रूव दैट एनी रिंग विदाउट यूनिटी। तो हम लोग एक कोई भी एनी रिंग ले लेंगे आर, और दूसरा एक रिंग ले लेंगे विथ मतलब इन रिंग विथ यूनिटी, और दूसरा एक आर डैश रिंग ले लेंगे जो कि आर डैश जो होगा वो रिंग विथ यूनिटी होगा। और आर डैश के बीच एक हम लोग मैपिंग डिफाइन करेंगे, और उस मैपिंग को दिखाएंगे कि ये मैपिंग जो है ना, ये 1-1 है और होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। समझ में आया बात एकदम। देखिए जो बात है ना मैं समझा चुकी हूँ, अब बस आप लोगों को थ्योरली मतलब कि जैसे एग्जामिनेशन में लिखना है वो सिखाएंगे। क्या है, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को एक रिंग लेना है जो कि विदाउट यूनिटी होगा, उसको आर मान लीजिएगा। एक रिंग लीजिएगा जो विथ यूनिटी होगा, उसको आर डैश मान लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग आर और आर डैश के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कीजिएगा, ठीक है, या फिर मैपिंग डिफाइन कीजिएगा, और उस मैपिंग को दिखाइएगा कि ये 1-1 है और होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो चलिए हम लोग का सबसे पहले प्रूफ में स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं लेट आर बी एनी रिंग विदाउट यूनिटी। तो हम लोग एक आर ले लिए क्या, विदाउट यूनिटी, एक रिंग ले लिए जो कि विदाउट यूनिटी है, और ले लिए जेड विद द इंटीजर ले लिए, क्या किए हम लोग, जेड विद द इंटीजर। और जो हम लोग का एक रिंग है आर, वो हम लोग का एम्बेडेड है किसी एक रिंग में जो कि जिसमें यूनिटी एलिमेंट है। तो एक हम लोग आर डैश रिंग मान लेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। आर डैश जो रिंग माने हैं ना वो आर क्रॉस जेड से माने हैं,
आर क्रॉस जेड मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब आर में जो भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट में और जेड में जो भी एलिमेंट होगा वो सेकंड में, लिख के ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएंगे और उसका सेट बना लेंगे। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं ना, तो हम लोग आर क्रॉस जेड जो लिखेंगे, आर क्रॉस जेड कैसे लिखेंगे, आर लिए ए में से और जेड में से लिए एम, तो ए एम ले लेंगे, जहाँ ए बिलोंग करेगा आर में और एम बिलोंग करेगा जेड में, ठीक है। हम लोग के पास मिल गया हुआ है और आर डैश मिल गया हुआ है। अब हम लोग क्या है, ये तो रिंग है, कोई भी रिंग है। अब हम लोग को बस दिखा देना ये आर डैश जो है ना वो रिंग है, ठीक है। रिंग यूथ यूनिटी है, क्योंकि हम लोग को आर और आर डैश में क्या दिखाना है कि दोनों आपस में इम्बेडेड है। और आर जो है वो रिंग विदाउट यूनिटी है, तो इसको मान लिए ये रिंग है विदाउट यूनिटी। और आर डैश जो माने है ना, इसको हम लोग को दिखाएंगे कि ये रिंग यूथ यूनिटी है। और फिर दोनों के बीच में हम लोग एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और फिर दिखाएंगे ये 1 1 है और ऑन 2 है। तो चलिए सबसे पहले आर डैश को हम लोगों को रिंग दिखाना है। तो अगर आर डैश को रिंग दिखाना है तो हम लोग को रिंग के लिए कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होता है पता है आप लोगों को। पहले वो है ना एडिशन की केस में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और फिर कम्यूटेटिव लॉ। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और फिर दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब टोटल 8 रूल हम लोगों को 8 चीज़ दिखाना होगा ये आर डैश को रिंग होने के लिए। और फिर मतलब कि विथ यूनिटी भी दिखाना है। तो विथ यूनिटी दिखाना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, आर डैश में जो है ना एक आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है ना, नहीं मतलब आर डैश में जो है ना जो रिंग ली है उसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब टोटल 9 कंडीशन दिखाना है आर डैश में। और आर डैश में टोटल 9 कंडीशन दिखा देंगे तो बोलेंगे हाँ आर डैश जो है वो है क्या है, रिंग यूथ यूनिटी है। और उसके बाद हम लोग दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, फिर आगे का काम आगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें से अगर हम लोगों को दिखाएंगे, अब हम लोग सब कुछ दिखाते हैं बारी बारी। तो हम लोग ले लिए क्या, ए एम और बी एन ले लिए 2 एलिमेंट आर क्रॉस जेड से। आर क्रॉस जेड में बहुत सारे एलिमेंट होगा ना, सिर्फ ए एम थोड़ी होगा, ए एम बी एन सी पी बहुत सारे एलिमेंट होगा। तो इसमें कोई 2 एलिमेंट उठा लिए ए एम और बी एन, आर 2 एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस जेड। तो देन वी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन आर क्रॉस जेड एज बिलो। तो ए एम बी एन लिए हैं, तो अगर हम लोगों का इसका क्या करना होगा, एडिशन डिफाइन किस प्रकार से किया है कि ए को ए के साथ करेंगे ए प्लस बी और एन को एन के साथ एम प्लस एन, और ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। एडिशन हम लोग इस तरीके से डिफाइन किए। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किए वो देखिए, अगर ए एम इंटू बी एन कहीं भी दिखेगा तो आप लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये ध्यान रखिए, नहीं तो आप लोगों को आगे दिक्कत आएगा। यही एक मेन लाइन है ना जो समझना है इस पूरे क्वेश्चन में। ये क्या है, ए एम इंटू बी एन, जब भी इस तरीके से दिखेगा तो आप लोग पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कर लिए। फिर ए को एन के साथ कीजिएगा, तो ए को एन के साथ कीजिएगा लेकिन लिखिएगा ए इंटू एन नहीं लिखिएगा, एन इंटू ए लिखिएगा, ठीक है। और फिर कीजिएगा एम को कीजिएगा बी के साथ, क्या कीजिएगा, एम को कीजिएगा बी के साथ, और फिर कॉमा देके और फिर एम और बी को, एम और एन को लास्ट वाले को एम, अच्छा हाँ ये एन ही लिखा हुआ है, एम और एन को लिख लीजिएगा ये दोनों को, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए, एडिशन तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले को पहले से जोड़ देना है, दूसरे वाले को दूसरे में, और इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा और फिर ये इक्वेशन 2 लिखिएगा। अब देखिए आप लोग का इन आर एच एस ऑफ 1 आप लोग का है जो इक्वेशन, ये जो आर एच एस है 1 का, उसमें ए प्लस बी इज एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ आर। तो देखिए हम लोग है ना जो आर है ना, आर एलिमेंट, और एक है जेड है, ठीक है। एक है आर और एक है जेड, तो हम लोग ए और बी जो लेंगे ना वो आर से लेंगे, और जो जेड से लेंगे वो एम और एन लेंगे। आर मतलब वो रिंग का एलिमेंट होगा ए और बी, और एम और एन जो है वो इंटीजर मतलब जेड का एलिमेंट होगा। तो इन आर एच एस ऑफ 1 मतलब ये इक्वेशन 1 के आर एच एस में जो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी इज एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट। जो ये ए प्लस बी है एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ आर, ये ए प्लस बी क्या है, जो आर के 2 एलिमेंट का एडिशन है। एंड एम प्लस एन इज द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर, ठीक है। ए प्लस बी क्या है, एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट ऑफ आर, और एम प्लस एन क्या है, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर। और आर एच एस 2 में क्या है, और आर एच एस 2 जो है ना, इक्वेशन 2 जो था उसमें आर एच एस में जो सब था जो मतलब राइट साइड में था, उसमें ए बी जो था वो मल्टीप्लिकेशन था, ए बी जो था वो क्या था, ए बी था मल्टीप्लिकेशन था 2 एलिमेंट का, और एम एन जो है वो मतलब कि ए बी जो था वो मल्टीप्लिकेशन था आर का, और एम एन जो था वो मल्टीप्लिकेशन था 2 इंटीजर का। एंड और एन ए को हम लोग कुछ एन ए जो है वो एन ए कहने का मतलब ए को एन टाइम जोड़ा गया है, और एम बी कहने का मतलब बी को एम टाइम जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले दिखाना है क्या, जो आर डैश है ना किसके बराबर है, आर डैश आर क्रॉस जेड के। ये आर डैश जो है वो रिंग विथ यूनिटी है। तो चलिए इसको दिखाते हैं। तो फर्स्टली वी शैल शो दैट आर डैश इक्वल टू आर क्रॉस जेड इज अ रिंग विथ
यूनिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज। तो चलिए सारा कंडीशन को बारी बारी सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के केस में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करवा लेते हैं। तो क्लोजर लॉ कैसे होता है, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उसका एडिशन उसमें बिलोंग करता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग दो एलिमेंट उठा लिए, क्या उठा लिए, ए एम और बी एन उठा लिए आर डैश से, ठीक है। दो एलिमेंट उठा लिए, क्या उठा लिए, ए एम और बी एन आर डैश से उठा लिए, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को ए और बी बिलोंग करेगा आर में और एम और एन बिलोंग करेगा जेड में। तो अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे, ए एम और ए एम बी एन बिलोंग कर रहा है तो अगर ए एम प्लस बी एन भी बिलोंग करेगा आर डैश में तो हम लोग बोल देंगे हाँ क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए एम प्लस बी एन निकालेगा तो ए को पहले वाले को पहले के साथ जोड़ेंगे, दूसरे वाले को दूसरे के साथ जोड़ेंगे। और यहाँ ए और बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब समझिए मेरा बात, अगर ए और बी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्या है, ए और बी आर से बिलोंग कर रहा है और आर तो पहले ही से पता है आप लोगों को क्या है, आर आप लोगों का रिंग है। तो रिंग है तो उसमें क्लोजर लॉ सेटिस्फाई होता ही है। तो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ए प्लस बी भी बिलोंग कर रहा है आर में, और चलिए एम और एन बिलोंग कर रहा है जेड में, तो अगर कोई भी दो इंटीजर लेते हैं ना तो अगर वो जेड में बिलोंग करता है तो उसका एडिशन करने के बाद वो भी जेड में बिलोंग करता है, मतलब एम प्लस एन भी बिलोंग कर रहा है जेड में। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोगों का ए प्लस बी है और एम प्लस एन है वो बिलोंग कर रहा है आर क्रॉस जेड में, मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है और ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लेके चले थे, ए एम और बी एन बिलोंग कर रहा था आर डैश में, और यहाँ से दिखा दिए ए एम प्लस बी एन बिलोंग कर रहा है किसमें बिलोंग कर रहा है, आर डैश में, ठीक है। हम लोग मतलब इसको लिख सकते हैं ना, जस्ट वेट, कट हो जाए, हाँ इसको हम लोग इसको इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, ए एम को एक साथ और बी एन को एक साथ। तो ये दोनों का एडिशन बिलोंग करे आर डैश में तो बोलेंगे आर डैश जो है वो क्लोजर है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब हम लोग दिखा लेते हैं क्या, और मल्टीप्लिकेशन के केस में दो ही चीज़ दिखाना होता है, एक एडिशन दिखाना होता है और एक एसोसिएटिव। तो चलिए अब हम लोग कोई भी कंडीशन आप लोग को बस कंडीशन लाइन बाय लाइन दिखा देना है जैसे मर्जी वैसे। तो हम लोग दिखाएंगे कि आर डैश जो है ना वो क्लोज होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, हम लोग दो एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, ए एम और बी एन दो एलिमेंट ले लिए आर डैश से। तो अगर हम लोग ए एम और बी एन दो ले लिए तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन अभी ऊपर मैं सिखा के आई हूँ, ए इंटू बी कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा एन इंटू ए, ठीक है, फिर क्या कीजिएगा एम इंटू बी और फिर कॉमा दे के लिखिएगा एम इंटू एन। इस तरीके से हम लोग को मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, ठीक है। फिर अब हम लोग को क्या करना है, जो ए और बी लिए है ना, ए और बी एलिमेंट लिए है आर से और एम और एन लिए है हम लोग एलिमेंट जेड से लिए है, ठीक है। और हम लोग का जो भी ए बी है, एन ए है, एम बी है, ये आर से बिलोंग कर रहा है और एम एन जो इंटीजर है वो बिलोंग कर रहा है हम लोगों का जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट, ये जो देखिए ये इसका कहना, ये जो हम लोग का आता है ना, तो ये पहला आर से बिलोंग कर रहा है, दूसरा जेड से। तो ये पूरा अगर हम लोग का ए बी एन ए एम बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो अगर ये रिंग है तो इसका क्लोजर लॉ इसमें रिंग में सेटिस्फाई करेगा। ये सारे का सम भी आर में बिलोंग करेगा और एम एन बिलोंग कर रहा है जेड में, तो एम एन बिलोंग कर रहा है जेड में, चलिए ठीक है। तो एन ए को हम लोग ये लिख सकते हैं और एम बी को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से क्या आया कि हम लोग से आया कि से ये और ये कॉमा ये बिलोंग कर रहा है आर क्रॉस जेड में, और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एम इंटू बी एन बिलोंग कर रहा है आर डैश में, मतलब आर डैश जो है वो क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम लोग को टोटल 9 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवा लिए, एडिशन के केस में पहला क्लोजर लॉ करवा लिया, हम लोग एडिशन के केस में एसोसिएटिव करते हैं, ठीक है। चलिए एसोसिएटिव फॉर एडिशन, तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग हमेशा 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। और 3 एलिमेंट में क्या करते हैं, पहला दूसरे का जोड़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ तीसरा करते हैं, और फिर क्या करते हैं दूसरा तीसरा का जोड़ लेते हैं और फिर उसके साथ पहला का जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ना, तो हम लोगों का ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। इधर उधर थोड़ा बहुत करना है फिर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन हो गया, एडिशन के लिए क्लोज्ड हो गया, एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव कर रहा है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव और करना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम लोग का कम्यूटेटिव करेंगे तो मतलब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। और ए प्लस बी जो है ना, वो ए और बी जो है वो रिंग का एलिमेंट है, तो रिंग का एलिमेंट है तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब कि रिंग का एलिमेंट है तो रिंग जो है वो तो सारा रूल को फॉलो करता है। ये कम्यूटेटिव होगा तो ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, फिर हम लोग इस तरीके से कम्यूटेटिव दिखा देते हैं। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 0 कॉमा जो है ना वो देखेंगे क्या बिलोंग कर रहा है आर डैश में कि नहीं। तो 0 जो है ना, ये 0 पहला वाला 0 है ना, पहला वाला 0 ये आर का 0 एलिमेंट होगा रिंग का, और दूसरा वाला जो 0 है वो इंटीजर का 0 एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ 0 इज 0 एलिमेंट ऑफ आर एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ 0 इज 0 इंटीजर, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको दिखाएंगे, हम लोग कैसे दिखाते हैं एडिटिव एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसमें वो टर्म जोड़ते हैं तो वो सेम टू सेम आता है। ए एम में 0 0 जोड़े तो वो सेम टू सेम आया, तो मतलब बोलेंगे 0 इज द
जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स दिखाएंगे। तो हम लोग ए एम बिलोंग करेंगे आर डैश में, और फिर हम लोग इसमें कोई ऐसा टर्म खोजेंगे जिसको जोड़ने पे आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे हाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये अगर आर क्रॉस जेड है, ठीक है, ये ए एम जो है वो बिलोंग कर रहा है आर डैश से, और आर डैश आर क्रॉस जेड के बराबर है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। देखिए समझा दी हुई वही जो हम लोग कौन से क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े थे ना, रिंग थ्योरी, वही वाला कंसेप्ट मैं बता रही हूँ बस। तो अगर ए बिलोंग करे आर में तो एम भी बिलोंग करेगा आर में, और रिंग जो है वो ना वो आर जो आर में बिलोंग करा है, मतलब आर रिंग है, तो इसमें निगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। और एम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर में पॉजिटिव रहता है और इंटीजर भी रहता है, में निगेटिव भी रहता है, तो माइनस एम भी बिलोंग करेगा जेड में। तो माइनस ए बिलोंग कर रहा है आर में और माइनस एम बिलोंग कर रहा है जेड में, मतलब माइनस ए माइनस एम बिलोंग करेगा आर क्रॉस जेड में। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, ए एम में अगर इसको जोड़ेंगे जीरो जीरो के बराबर में आ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो हाँ ये एडिटिव इनवर्स है। तो इस तरीके से हम लोग सब कुछ दिखा दिए। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एक केस में एसोसिएटिव दिखाएंगे। तो पहले दो का प्रोडक्ट करेंगे तीसरे के साथ, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट करेंगे पहले के साथ, तो फिर इसको करेंगे तो वो आएगा। फिर दोनों को कंपेयर करके बोलेंगे दोनों आपस में बराबर है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में लॉ में क्या होता है, एक पहला एलिमेंट लेते हैं और दूसरा तीसरे के साथ करते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और फिर हम लोग एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, आर डैश इज ए रिंग आ गया। क्या आ गया, आर डैश इज ए रिंग, क्योंकि रिंग के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें यूनिटी एलिमेंट खोजेंगे। ठीक है, यूनिटी एलिमेंट मतलब समझते हैं कि उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि वो सेम के एलिमेंट के बराबर दे दें। ठीक है, तो हम लोग ए एम बिलोंग करा था आर डैश में, तो हम लोग एक 0 1 माने। ठीक है, तो हम लोग दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट करने का रूल है ए इंटू जीरो, ए इंटू वन इंटू ए और एम इंटू जीरो, तो ये लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एम इंटू वन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। मतलब जब हम लोग कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसमें ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो सेम आ जाए, तो वही हम लोग का यूनिटी एलिमेंट कहलाता है ना। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ से ये आया। फिर जब हम लोग इसका उल्टा करके भी किए ये, तो भी हम लोग का ये सेम ही एलिमेंट दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 1 जो है वो यूनिटी एलिमेंट है रिंग का। तो हम लोग आर डैश को रिंग भी दिखा दिए और यूनिटी एलिमेंट भी दिखा दिए। अब हम लोग को क्या दिखाना होगा, हम लोग को एम्बेडिंग दिखाना होगा कि आर जो है वो इनटू में एम्बेडिंग है। तो हम लोग चलिए एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फाई, जो कि आर से आर डैश है। और हम लोग फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किए, हम लोग फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किए कि आर में अगर ए लेते हैं तो हम लोग को इसमें ए कॉमा जीरो देता है, क्योंकि आर डैश जो है वो आर क्रॉस जेड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आते हैं। तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन किए फाई ए इक्वल टू ए जीरो। तो अब सबसे पहले दिखाएंगे क्या, फाई जो है वो 1 1 है। तो फाई अगर 1 1 है तो कैसे दिखाएंगे, हम लोग लेके चलेंगे फाई ए और फाई बी आपस में बराबर है और दिखा देंगे ए और बी आपस में बराबर है, तो बोलेंगे हाँ फाई जो है वो 1 1 है। ठीक है, तो फाई ए बराबर फाई बी है। तो फाई ए बराबर फाई बी है, तो फाई ए का डेफिनेशन क्या बोलता है, ए कॉमा जीरो। अब फाई बी का डेफिनेशन क्या बोलता है, बी कॉमा जीरो। तो यहाँ से क्या आया, ए बराबर बी, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे फाई जो है वो हम लोग का क्या है 1 1 है। और फाई जो है होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म कैसे दिखाते हैं, फाई ऑफ ए ऑपरेशन भी बराबर होता है फाई ऑफ ए ऑपरेशन फाई ऑफ बी। तो दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक केस में दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, ए बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ए कॉमा जीरो और बी कॉमा जीरो बिलोंग टू आर डैश हो जाएगा। ठीक है, तो फाई ऑफ ए जो है वो A1 ए जीरो के बराबर हो जाएगा और फाई ऑफ बी जो है वो बी जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस बी अगर निकालिएगा तो ये ए प्लस बी और जीरो के बराबर आ जाएगा। ए प्लस बी जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो, और इसको अलग अलग करेंगे तो ये ए जीरो बी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ बी। और होमोमॉर्फिज्म का यही कंडीशन होता है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी तो बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी के। ठीक है, फिर हम लोग का क्या है अगेन, फाई ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी कॉमा जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी निकालेंगे। फिर फाई ऑफ ए का जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, फाई ऑफ बी की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, यही अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। और यहाँ से आ गया फाई ऑफ ए बी और फाई ऑफ ए इंटू बी बराबर है फाई ऑफ ए इंटू बी के। मतलब हम लोगों का फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तो हम लोग का यही कंडीशन था एम्बेडिंग दिखाने के लिए, फाई जो है वो 1 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन पहले आप लोगों को बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अब आप लोगों को हार्ड या ईजी लगा वो तो अलग बात है, लेकिन एग्जामिनेशन में ज़रूर आप लोग ऐसा कीजिएगा कि एक ले लीजिएगा, उसको सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दीजिएगा और फिर दोनों को बीच में मैपिंग डिफाइन करके आप लोग कर लीजिएगा। समझ में आ जाता है ना तो स्टूडेंट कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी लंबा हो। ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो वो 1 पेज 2 पेज का ही रहता है ना, फिर भी वो नहीं होते रहता है। बस समझ में आने वाली की देर है। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।